देखो यार, अगर तुम ओवर थिंकिंग के साथ तैयारी कर रहे हैं ना, तो फिर आप अपनी तैयारी मत करना। क्योंकि अगर ओवर थिंकिंग अगर आपके दिमाग के ऊपर हावी हो गई ना, तो वो आपको तैयारी करने ही नहीं देगी। क्योंकि अगर आप रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ रही है कि कौन से सर जोन से मैं फॉर्म अप्लाई करूं, और यहाँ पे फिर बार बार आपको ये क्वेश्चन भी सताएगा कि सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको इस ओवर थिंकिंग को साइड में करना है। और उसके बाद कुछ आज मैं ऐसा बताने वाला हूं कि आपको तैयारी एक एक पॉइंट टू पॉइंट किस प्रकार से करनी पड़ेगी। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी, एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में मैं बात करूंगा जो आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें भी मैं बात करूंगा जो रेडियोग्राफर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। यहां पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, और कौन सी गलती आपके तैयारी के अंदर मुसीबत बन सकती है। इन सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, इसे आप ज्वाइन करें। यहां पे आपको पैरामेडिकल संबंधित सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। फिर मैं बात करूं, अगर आपके कोई भी डाउट हो तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस सेशन में यानी इस वीडियो के अंदर मैं कुछ विशेष बात जो करने वाला हूं, उसकी बात सबसे पहले ये रहेगी आपके कि सर आरआरबी रेडियोग्राफर इस पोस्ट के अंदर तैयारी किस प्रकार से करनी है, तैयारी कहां से शुरू करूं। कुछ उन दोस्तों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने पढ़ाई से डिस्टेंस कर रखा है, क्योंकि भर्ती हमारी लेट आती है तो सर हम पढ़ाई से पूरा पूरा डिस्टेंस हो जाता है, हम हॉस्पिटल में वर्क करने लग जाते हैं। तो यहां पे मैं उन सब बातों के बारे में बात करूंगा दोस्तों। तो अगर आपने दोस्तों तैयारी अब तक शुरू नहीं की है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस तैयारी को शुरू करने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा किसके ऊपर, कि ये जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अलावा, क्योंकि सिलेबस को मैंने आपके पहले बता रखा है दोस्तों, छोटी सी चर्चा मैं आपको कर लेता हूं सिलेबस के बारे में दोस्तों। इस सिलेबस के अंदर ही हम बात करेंगे। यहां पे आपको सिलेबस दोनों का देखना है दोस्तों। यहां पे मैं बात करूंगा आपके पार्ट ए का भी देखना है, यहां पे मैं बात करूंगा आपको पार्ट बी का भी देखना है। देन मैं बात करूं दोस्तों, यहां पे आपको एक माइंड मैप बनाना पड़ेगा कि इस प्रकार का एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल को, एक चार्ट को, उसको बना के आप अपने स्टडी टेबल के सामने लगाइएगा, ताकि आपके जो ओवर थिंकिंग जैसी सारी बातें हैं ना, वो माइंड के अंदर नहीं आए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक पेज के ऊपर ये सारा परफॉर्मा जो आपको अभी से परेशान कर रहा है, जो आपको पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, और आप पढ़ने बैठते हैं तो खूब सारी चीजें आपके माइंड में भी आ रही है, तो उन सब चीजों को पहले सोल्व करो, ताकि आप पढ़ाई करो तो वो आपके रेसिस्टेंस बन के आगे नहीं आए, ताकि आप उनको पहले से ही साइड में कर लो। तो यहां पे मैं बात करूंगा कुछ ऐसी चीजें जो आपको बार बार सता रही है कि पार्ट ए को कैसे पढ़ूं, पार्ट बी को कैसे पढ़ूं, पिछली कट ऑफ क्या रही थी, अब क्या रहेगा, किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, क्या एक पोस्ट के लिए 2 भर सकता हूं। ये सारी चीजें जो है दोस्तों वो आपकी क्लियर हो जाएगी अगर उस चार्ट के बेसिस पे आप काम करोगे। क्योंकि हमेशा अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम में तुरंत आपको जो बाधा आ रही है ना, तो सबसे पहले उस बाधा को हटाओ, फिर उसके बाद वो काम करो। तो वैसे ही अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको ये सारी चीजें पता है, 70 मार्क्स का आपको एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा दोस्तों। यहां पे आपके मैं बात करूं 30 मार्क्स का एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा। एक टारगेट का मतलब आपको यहां पे सबसे पहले ही ये डिसाइड कर लेना पड़ेगा दोस्तों कि मुझे 70 में से कितने मार्क्स लाने होंगे। क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे दोस्तों, तो अगर आप ब्रेन के अंदर प्लानिंग नहीं करोगे तो ब्रेन आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस बात को। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप कोई चीज को कर रहे हो, तो कोई काम कर रहे हो, तो अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो ये आपका ब्रेन है ना, वो पहले ही आपको रोक देगा। जैसे एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको, उसी बेसिस पर अगर आप ऐसी चीजें आपके ब्रेन में ला करके पढ़ाई करोगे तो पॉजिटिविटी खूब सारी आपके माइंड में आएगी। यहां पे मैं बात करूंगा दोस्तों कि आपने मिल्खा सिंह जी का नाम सुना होगा। वो अपना जब ट्रैक यानी उस ट्रैक पे जिस पे वो दौड़ते थे, जहां पे उनकी रेस होती थी, जहां पे उनका कंपटीशन होता था ना दोस्तों, वो पहले ही उस ट्रैक को माप लेते थे, अपने ब्रेन में मेजर कर लेते थे। इसका मतलब किसी काम को अगर आप कर रहे हो ना दोस्तों, तो पहले ही अपने माइंड के अंदर उसको सेट कर दो कि मुझे ये काम करना है। तो यहां पे सेम एज अगर आप वो परफॉर्मा अपनाओगे, वो फॉर्मूला अगर आप अपनाते हैं ना दोस्तों, तो आपकी सीट एक जो है ना वो मजबूत हो जाएगी। और आपके ओवर थिंकिंग जो सबसे बड़ी है ना कि 64 पोस्ट, क्योंकि इस भीड़ के अंदर, समझ गया, इस भीड़ के अंदर हर कोई वो जानना चाहता है जो कट ऑफ कहां की कम रही थी, लेकिन टर्निंग आपको वहीं से लेनी है जहां से भीड़ जा रही है, उस दिशा में नहीं जाना दोस्तों। ठीक है, चलो यहां पे बात करें, यहां पे 70 और 30 ये 2 चीजें आपको याद रखनी दोस्तों। और फिर आपको क्या करना है कि ये सिलेबस हो गया आपका, पार्ट ए पार्ट बी का पता चल गया। अब आपको यहीं पे पता होना चाहिए कि सर जो पेपर आएगा उस पेपर के पैटर्न की बात करें।
ये प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँ जिसमें 100 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो इसके साथ में सबसे बड़ा है दोस्तों आपके नेगेटिव मार्किंग का, नेगेटिव मार्किंग। ये नेगेटिव मार्किंग को भी आपको याद रखना पड़ेगा और इस बेसिस पर आपको पढ़ाई अब किस प्रकार से करनी होगी उसकी बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें अगर आपकी प्री हो जाती है ना, ठीक समझ गए आप, तो यहां से अब आपको क्या कदम उठाना है कि तैयारी की तरफ आपको जाने के लिए टॉपिक को क्या करना दोस्तों, किस प्रकार से लेना उसकी हम बात करें। जैसे आपका एक सब्जेक्ट 1 की मैं बात करूंगा, यहाँ पे मान लो रेडियोग्राफर के लिए सबसे बेसिक सब्जेक्ट जो मानता हूं आपका, वो मैं मानता हूं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को क्यों मानता हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बेसिस पर ही आप सबसे पहले तो अपनी बॉडी का नॉलेज हो जाएगा, दूसरा आप अगर रेडियोग्राफी भी पढ़ेंगे ना तो वहां पे इसका रोल आएगा, और तीसरा मैं बात करूं जब आप स्पेशल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे भी इन सिस्टम्स का रोल आएगा, उसके बिना आप वो प्रोसीजर पढ़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर एक सब्जेक्ट का 3 जगह यूज हो रहा है तो इस सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर मैं बात करूं दोस्तों इस सब्जेक्ट को कहां से उठाना आपको, तो यहां से आपको बेसिक, जहां से आपका बेसिक पार्ट हो वहां से उठाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सर इस सब्जेक्ट के अंदर हम हमारे लास्ट जो है बॉडी सिस्टम तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो अगर यहां पे आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो मैं कह रहा हूं इस बॉडी सिस्टम से रिलेटेड आपको जितने भी पैथोलॉजी का पार्ट है वहां तक पहुंचो, ताकि आप अगर एक आध क्वेश्चन भी आपका हटके आ जाए तो एक आध सीट आपकी पक्की हो जाए, समझ गए। अब बेसिक का मतलब सिस्टम जहां से बन रहा है उसके बैकवर्ड जाके आपको तैयारी करनी कि ये कहां से आया, ये कहां से बना, ये क्यों जरूरी है, अगर ये मेरे बॉडी में नहीं होता तो क्या होता, अगर ये है तो क्यों है, इसका पर्पज क्या है। इस प्रकार की तैयारी कर लोगे ना, हर एक एमसीक्यूज आपको इजी लगेगा, फिर आप टेस्ट सीरीज दोगे ना दोस्तों तो आपको इजी वे में लगेगा, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे सब्जेक्ट का। दूसरा सब्जेक्ट करने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि आपको ये सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैंने आपको एक बेसिक परफॉर्मा बता रखा है। बेसिक परफॉर्मा यानी पढ़ाई कैसे करनी होती है, आपको बेसिक परफॉर्मा मैंने बता रखा, आपको उस बेसिक परफॉर्मा को आपको अपनाना पड़ेगा। उस बेसिक परफॉर्मा को अगर किसी ने अपना के पढ़ाई की दोस्तों तो आपका बिल्कुल सारे सब्जेक्ट जो आपको इजी लगेंगे। उस बेसिक परफॉर्मा की अगर मैं बात करूं आपके, तो देखो यहाँ पे ऐड करना होता है दोस्तों आपको सबसे पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, यानी ये टॉपिक जो है इसकी सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। स्पीडली मैं आपको ये छोटी सी चीज बता देता हूँ उस टॉपिक के बारे में, यानी वो चीज है वो काम क्या करती है, वो किस से मिलकर बनी होती है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका कंपोजिशन, फिर वो कितने प्रकार की होती है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का हमेशा बनता है चार्ट, और चार्ट बनेगा तो सर उसके साथ आएंगे एग्जाम्पल्स, और देन हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो सर उसके साथ आएगा उसका डायग्राम, और फिर अगर मैं आरआरबी की तैयारी कर रहा हूं तो सर यहाँ से लगाने होंगे मुझे एमसीक्यूज, ठीक है। और जब मैं कहता हूं कि अगर आपने एमसीक्यूज लगा ही लिए तो फिर आपको लगानी चाहिए टेस्ट सीरीज। क्या लगानी चाहिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। और यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आता है तो यहाँ पे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना दोस्तों, कि पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो फिर आपको अपने आप को रिवीजन मोड पे डालना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इस सब्जेक्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये भी चीज मैं बताऊंगा कि एक इस परफॉर्मा के बेसिस पर भी कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो अगर मैं बात करूं इस परफॉर्मा के बेसिस पर, अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे एनाटॉमी के अंदर ही मैं बात करूं आपके, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं दोस्तों सेल के बारे में, तो सेल का इंट्रोडक्शन हो गया, अभी मैंने बात कही थी आपको, ठीक है, उसके फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद बात करूँ इसका कंपोजिशन वाला पार्ट आ गया। ये सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिकली वे में इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हर एक चीज़ जो है ना दोस्तों आपकी क्लियर होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट। अब अपन बात करते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है ना उसकी अपन चर्चा करते हैं, वो आता है आपके रेडिएशन फिजिक्स का। अब रेडिएशन फिजिक्स के अंदर क्या करना दोस्तों, अब आप कोई थ्योरी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो दोस्तों पर्टिकुलर टॉपिक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पर्टिकुलर जो टॉपिक है दोस्तों उसकी अगर अपन बात करें, जैसे अगर मान लीजिए आपके एक्सरे ट्यूब के बारे में दे रखा है, एक्सरे ट्यूब के बारे में दे रखा दोस्तों, तो वही यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, मेरा वाला बेसिक परफॉर्मा। एक बार आप अप्लाई करके देखना, आपको मजा आ जाएगा। इस बेसिक परफॉर्मा के अंदर इसकी एक स्पेसिफिक चीज आएगी दोस्तों, इसका कंपोनेंट्स के बारे में। क्या आएगा दोस्तों, इसके कंपोनेंट्स के बारे में, और इसके कंपोनेंट्स से आपके खूब सारे एमसीक्यूज बनते दोस्तों। क्या बनते हैं, खूब सारे एमसीक्यूज।
जैसे मैं बात करूं एनोड और कैथोड के बारे में, वहां से खूब अच्छे अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं और आपके एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सारी चीजें फिर आप बात कीजिए कि यहाँ पे इस फिजिक्स के अंदर जितने भी मशीनरी पार्ट्स हैं उनके मैं प्रिंसिपल की बात करूं कि किस प्रिंसिपल के आधार पर वो काम करते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, चलो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों थर्ड सब्जेक्ट के बारे में। थर्ड सब्जेक्ट जैसे कि हम बात करें यहाँ पर रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी जिसको हम दोस्तों पोजिशनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना, रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग या रेडियोग्राफी। यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये बेस किसका है, यानी ये आपकी अगर एनाटमी और फिजियोलॉजी अगर दोस्तों तैयार है, एनाटमी और फिजियोलॉजी तैयार है, तो ये सब्जेक्ट आपका आधा क्लियर हो गया। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, इसके अंदर दोस्तों आपको एक तो पढ़ने पड़ेंगे वो सारे बेसिक पॉइंट जो आपके ऑल क्वेश्चंस को क्लियर कर देते हैं, और इसके अलावा एक चीज और आ जाती है कि स्पेशल पोजीशन के बारे में। स्पेशल पोजीशन, रेलवे के एग्जाम की आदत है कुछ स्पेशल पोजीशन के बारे में पूछने की, जैसे आपके टर्नल व्यू हो गया, स्ट्रेकर व्यू हो गया, ऐसे आपके स्पेशल व्यू पूछे जा सकते हैं और ये आदत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना। अब मैं बात करता हूं ये बेसिक पॉइंट है क्या। इन बेसिक पॉइंट की अगर दोस्तों बात करें ना, अगर रेडियोग्राफी के अंदर दोस्तों आपने ये बेसिक पॉइंट याद कर लिया ना, कोई भी रेडियोग्राफी के ऊपर, मैं कह रहा हूं आपको कि कोई भी आप रेडियोग्राफी वाले टॉपिक के ऊपर, कोई भी रेडियोग्राफी के ऊपर ये अगर पॉइंट्स आपने अप्लाई कर दिए दोस्तों, तो वहां से आपका सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे चेस्ट पीए के ऊपर या चेस्ट रेडियोग्राफी के ऊपर अगर ये आप अप्लाई करते हो दोस्तों, ठीक है ना, अगर ये चेस्ट रेडियोग्राफी पर भी अप्लाई करोगे दोस्तों ना, किस प्रकार से आपको लगेगा, तो उस चेस्ट की सबसे पहले आपको क्या पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी। उस एनाटॉमी में जैसे चेस्ट की एनाटॉमी में क्या इंक्लूड करते हैं, थोरेसिक कैविटी वाला पार्ट, तो ये थोरेसिक कैविटी आई कहाँ से है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम किस किस से मिलकर बना है, वहां पे एनाटॉमी का रोल आ गया दोस्तों यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा था रेडियोग्राफी पढ़ने से पहले एनाटॉमी पढ़नी चाहिए, ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए, समझ गए। फिर हम बात करें कि ये चेस्ट रेडियोग्राफी क्यों करवाई जाती है, इसके लिए हम पढ़ते हैं इंडिकेशन, फिर पेशेंट की प्रिपरेशन, उसकी पोजीशन, उसका सेंटरिंग पॉइंट, उसका कोलिमेशन, कैसेट साइज और ओरिएंटेशन, एफएफडी क्या होती है, एक्सपोजर फैक्टर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको फिजिक्स के साथ कोरिलेट करता है, जिसमें हम केवी और एमएस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। क्वांटिटी और क्वालिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए। फिर आपके ग्रीड, बक्की, रेस्पिरेशन, मार्कर, समझ गए, मार्कर क्यों लगाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गया। सील्डिंग का पार्ट, डायग्राम का पार्ट और रेडियोग्राफिक अपीयरेंस का पार्ट, यहां से ये सारी चीजें आपकी जो दोस्तों इंपॉर्टेंट बनती है। अगर ये बेसिक पॉइंट आपको याद है ना, ये सारे पॉइंट अब यहाँ पे अप्लाई करो। चेस्ट रेडियोग्राफी की एनाटॉमी, चेस्ट रेडियोग्राफी क्यों करवाते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए पेशेंट प्रिपरेशन, उसकी पोजीशन क्या होगी, सेंटरिंग कहाँ देंगे, कोलिमेशन, तो ये सारी चीजें अगर आप एक बार याद कर लोगे ना, तो सारा आपका रेडियोग्राफी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो इस बेसिस पर अगर मैं बात करूं आपके, जैसे ये बेसिक पॉइंट और बेसिक पॉइंट के आधार पर चेस्ट रेडियोग्राफी इस प्रकार से पढ़नी चाहिए। ये सबसे पहले एनाटॉमी आ गई, ठीक है ना, डायग्राम के साथ पढ़ लिया, ये एनाटॉमी चल रही है आपकी। फिर आपके ये सारी चीजें अपन को पढ़नी चाहिए। इंडिकेशन आ गया, पेशेंट प्रिपरेशन आ गई, पेशेंट पोजीशन आ गई आपके, ठीक है, सेंटरिंग पॉइंट, कोलिमेशन, कैसेट साइज, ओरिएंटेशन, एफएफडी, एक्सपोजर फैक्टर। इसके बाद ग्रिड, बक्की, रेस्पिरेशन, मार्कर क्यों लगाते हैं, शील्डिंग, डायग्राम और रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें दोस्तों आपको पढ़नी होती है, ओके। तो ये सब्जेक्ट था आपका रेडियोग्राफी वाला पार्ट। अब अपन बात करें जैसे कि स्पेशल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर के बारे में, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर, अब यहां से देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपके। यहां से आपको सबसे पहले ही हमें पता है कि सर हम रेडियोलॉजी के अंदर प्रोसीजर कर रहे हैं, तो हमें किसी ना किसी एक्सटर्नल रिजेंट की आवश्यकता होती है दोस्तों। किसकी आवश्यकता होती है, एक्सटर्नल रिजेंट की आवश्यकता होती है। एक्सटर्नल रिजेंट के रूप में, ठीक है ना, विनाउ डेट हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, हम यूज करते हैं सर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। क्या यूज करते हैं सर, कॉन्ट्रास्ट मीडिया। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक ही चार्ट में इसको कंप्लीटली मैंने बना रखा, आपको मैं पढ़ाऊंगा उसको, समझ गए। यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी आते हैं, टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ये काम क्या करता है, ये सारी चीजें। फिर हम बात करें कि जितने भी सिस्टम आप एनाटॉमी में पढ़ के आते हो ना दोस्तों, उन सिस्टम से संबंधित आपके प्रोसीजर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके
जैसे अगर मैं बात करूँ आपके कि जीआईटी से संबंधित भी अगर अपन लेवे तो यहाँ पे अपन बेरियम टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? बेरियम टेस्ट। बेरियम में भी अगर हम बात करें, बेरियम स्वेलो आ गया, बेरियम मील आ गया, बेरियम मील फॉलो थ्रू आ गया, बेरियम एनीमा आ गया, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम से कोरिलेट करें तो आईवीपी वाला पार्ट आ गया, आरजीएमसी का पार्ट आ गया। तो ये सारी चीजें हम दोस्तों किसके अंदर पढ़ते हैं? अपने स्पेशल रेडियोलॉजिकल वाले पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डार्क रूम के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? डार्क रूम के बारे में। और डार्क रूम आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आरआरबी के अंदर यहाँ से आपके जो क्वेश्चन अब तक के आए हैं ना, अगर मैं उसकी बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करेंगे हम, आपको पढ़ना है तो इसका लेआउट पढ़ना। क्योंकि जिस रूम के अंदर मैं जा रहा हूं उस रूम का मुझे पता लगाने के लिए उस रूम की चार दीवारी का पता होना चाहिए। तो डार्क रूम के लेआउट का आपको पता होना चाहिए। फिर आप उसके अंदर जाओगे ना तो आपको उसके सारे के सारे क्या मिलेंगे दोस्तों? इक्विपमेंट्स मिलेंगे। और अभी से कह रहा हूं, इस इक्विपमेंट्स के सबसे पहले आप डायग्राम के बेसिस पे स्टडी करनी है। डायग्राम के बेसिस पे स्टडी करने से आपके आधे सारे डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मैं बात करूं आपके दोस्तों कि यहाँ पे आपको क्या याद करना है कि यहाँ आपके फिल्म प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। ये सर हमें पता है। तो इस फिल्म प्रोसेसिंग का पूरा प्रिंसिपल, इसके पार्ट्स, वो सारी चीज़ें याद कर लेना। और फिर आपके इक्विपमेंट्स में दो चीज़ आ जाती है यहाँ पे उसके अंदर एक ऑटोमेटेड मशीन लगी रहती है और कुछ आपके अदर कंपोनेंट जो आपको याद रखने हैं। ऑटोमेटेड फिल्म मशीन प्रोसेसिंग के अलावा आपको क्या याद रखना है कि सर इससे पहले क्या करते थे? तो मैनुअल प्रोसेसिंग करते थे। यहाँ से इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपको इसको कोरिलेट करते हुए चलना है। फिर आपके केमिकल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो दो चार्ट बनते हैं सिर्फ आपके केमिकल सॉल्यूशन के। दो बड़े बड़े चार्ट बनते हैं केमिकल सॉल्यूशन के। आपके दो बड़े बड़े चार्ट्स के अंदर कौन सी दो चीजें आ जाती है? एक आ जाती है दोस्तों आपके डेवलपर के बारे में। किसके बारे में आ जाती है? डेवलपर। और एक आ जाता है आपके फिक्सर के बारे में। ये लो आपका डार्क रूम क्लियर। यहाँ से सुपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वो जो लोग सोच रहे हैं ना कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे ना, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए, छोटे भाई बहन के सपने पूरे करने के लिए, तो इस प्रकार से पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। आपको समझ गए? तब जाके आपकी सारी चीज़ें क्लियर होगी। और तब आप अगर इस वे में पढ़ लोगे ना तो आप टेस्ट सीरीज दोगे तब आप फुल कॉन्फिडेंस होके दोगे। आप एग्जाम देने जाओगे तो आप अलग रहोगे सबसे। क्योंकि जो जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, पढ़ाई की भी होती है ना, वो एकदम अलग ही चलता है। समझ गए आप? तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। देन हम बात करते हैं आपके कि इनके अलावा सर क्या क्या पूछा जाता है। तो इनके अलावा हम बात करें यहाँ पे आपके, तो रेडियोथेरेपी का पार्ट भी आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है आपके? रेडियोथेरेपी का पार्ट भी आ जाता है, ठीक है। अब रेडियोथेरेपी की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो देखो, रेडियोथेरेपी के अंदर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना दोस्तों। यहाँ पे आपको कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे कि हमें रेडिएशन यूनिट्स के बारे में पढ़नी होती है। रेडिएशन यूनिट्स के बारे में पढ़नी होती है दोस्तों। फिर आपको रेडिएशन क्या होता है ये भी पढ़ना होता है दोस्तों। और यहाँ पे इसका बेसिक में बात करूँ तो टाइप ऑफ रेडिएशन के बारे में भी पढ़ना होता है, टाइप्स ऑफ रेडिएशन के बारे में भी पढ़ना होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे टीएलडी बेस के बारे में पता होना चाहिए, लेड एप्रेन के बारे में, यानी जो चीज़ें नॉर्मली अपन यूज करते हैं ना वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ एईआरबी की गाइडलाइंस होती है उसके बारे में। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे थेरेपी वाले पार्ट्स में पढ़ना होता है, समझ गए। इसके अलावा हम बात करें पेशेंट केयर का पार्ट। पेशेंट केयर का पार्ट बहुत ईजी है आपके। और देन आता है आपके रिसेंट एडवांटेज, सारी मशीनों का, जिसमें सीटी आ गई, एमआरआई आ गई, सीआर आ गया, डीआर आ गया, उनको आपको क्या करना है? उनके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब आता है कि एक क्वेश्चन की सर ये सारी चीज़ें तो हो जाएगी, ठीक है, फिर हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों अगर आपका पार्ट्स ए क्लियर हो गया, मान लो पार्ट्स ए क्लियर हो गया, तो अब आपको क्या करना दोस्तों? उसके एमसीक्यूज लगाने दोस्तों। एमसीक्यूज लगाने के बाद क्या होगा कि एमसीक्यूज का मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपके टेस्ट सीरीज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? टेस्ट सीरीज के बारे में आपके। तो ये सारी चीजें लगाओगे ना आपको दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? आपको मिलेगा आपका रिजल्ट। क्या मिलेगा? रिजल्ट। अगर आप सेटिस्फाई है अपने रिजल्ट के साथ तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, यानी आपके कहाँ पे कमी हो रही है, उस चीज को आपको क्या करना दोस्तों? वो आपको नोट डाउन करना है। यानी उस टॉपिक को आपको एक पेज के ऊपर लिखना है, शर्माना नहीं है वहां पे नर्वस भी नहीं होना आपको, और आपको दुखी नहीं होना है कि आपको सुधार करना, बी पॉजिटिव रहना वहां पे। तो उन टॉपिक्स को नोट आउट कर लिया कि आपके इन टॉपिक्स के अंदर आपके जो है क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो उन टॉपिक को आपको कहाँ पे डालना चाहिए? फिर रिवीजन मोड पे डालना चाहिए। कहाँ पे डालना चाहिए? ठीक है।
अब तुम कहोगे सर जिस टॉपिक के अंदर हमारी कमी थी उसको तो हमने बिल्कुल ठीक है ना रिवीजन मोड में डाल दिया, और जो पढ़ा हुआ है वो भी तो भूल जाएंगे ना। तो जो भूल जाओगे ना उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे। कैसे पढ़ना पड़ेगा? शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तैयार करना। फिर आता है एक आपका इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके लिए क्या करता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। क्या काम करता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। और वो कौन है सर? वो है आपका पार्ट बी। क्या है दोस्तों? पार्ट बी। इस पार्ट बी को आप तैयार कर लेना, क्योंकि पार्ट ए जो है ना उसमें अगर कोई सी भी कमी रह गई तो आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये पार्ट बी आपका काम करेगा। इस पार्ट बी के अंदर आपके, जैसे मैं बात करूं कि एक सब्जेक्ट आ जाता है दोस्तों इंडिया जीके। क्या आ जाता है? इंडिया जीके। फिर आ जाता है आपके, अगर मैं बात करूं तो मैथ्स आ जाती है। क्या आ जाती है? मैथ्स आ जाती है। फिर आ जाती है आपके रीजनिंग आ जाती है दोस्तों। क्या आ जाती है? रीजनिंग आ जाती है। देन हम बात करें यहाँ पे जनरल साइंस आ जाती है दोस्तों। क्या आ जाती है? जनरल साइंस आ जाती है। इंडिया जीके के अंदर भी आपका इंडिया की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी और इसके साथ करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स वगैरह का पार्ट आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? तैयार, ठीक है। अब मैदान के अंदर वही जीतेगा जो दौड़ेगा, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। जीरो लेवल से उठ के मैंने सारी सीरीज बताई है, लास्ट तक कहाँ तक क्या करना है और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। मैंने एक चीज़ कही थी आपको कि शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर तो आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने एक टॉपिक को पूरा शॉर्ट चार्ट के बेसिस बता रखा। साइटोलॉजी में जैसे इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है, सेल का, सेल के कैरेक्टर आ गए, सेल के फंक्शन आ गए, सेल का स्ट्रक्चर आ गया, सेल की फिजियोलॉजी आ गई, सेल की साइकिल आ गई। इस प्रकार से स्ट्रक्चर में फिर वापस 3 पार्ट में डिवाइड करें। सेल मेम्ब्रेन आ गया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का क्या इंट्रोडक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। साइटोप्लाज्म का भी इंट्रोडक्शन, फंक्शन, कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर नहीं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से पढ़ोगे ना दोस्तों तो आपको फिर रिवीजन भी आप कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने जीरो लेवल से बिल्कुल उठ के अभी तक नहीं तैयार किए तो आप इस वे में पढ़ाई भी कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप दे रखा है, बिल्कुल आप इसको डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ पे जाके आप विजिट कीजिएगा। आपको आरआरबी का रेडियोग्राफर बैच मिल जाएगा दोस्तों, रेडियोग्राफर बैच। अब रेडियोग्राफर बैच के अलावा भी जो तैयारी कर रहा है उनके लिए भी स्पेशल बैच मिल जाएगा। यहाँ पे देखो आपको पार्ट ए मिलेगा, ठीक है ना। इस पार्ट ए में मैंने अभी जो ऑल सब्जेक्ट बताए वो सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। इनके आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। इनकी आपको ईपीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। इन्हीं के आपको शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर रिवीजन भी होगा। फिर मैं आपके पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, इसके साथ ही आपको पार्ट बी मिलेगा। इस पार्ट बी के आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपको 10 मॉड्यूल पेपर भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको टेस्ट लगाना है। तो सारे मॉड्यूल पेपर आपको लगाने हैं। वो लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपकी तैयारी पूरी पूरी कंप्लीट होगी दोस्तों, समझ गए। तो इस प्रकार की तैयारी करने के लिए बिल्कुल आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप बिल्कुल आप कमेंट्स करें। और ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।